अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर पढ़ चुके थे, जिसको हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर क्या होता है। मान लो कि करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट है, ठीक है, और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इससे किसी आर डिस्टेंस पे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, इसका फॉर्मूला क्या बताया था हमें, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, हमेशा एक बात को याद रखना इसमें कि जो ये आर होगा, ये आर बेसिकली वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और आई तुम्हारा करंट है। साथ में डायरेक्शन के लिए क्या बताए थे, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड का थंब को रखो। थंब को रखा करंट के डायरेक्शन में। अब जिस भी पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड को देखना है, उस पॉइंट पे देखो कि तुम्हारा कर्ल फिंगर किधर जा रहा है। अगर मेरा वायर फिलहाल ये ऐसे है और मैं थंब को ऐसे रखता हूँ, तो इस पॉइंट पे मेरा जो मैग्नेटिक ये जो कर्ल फिंगर है किधर जा रहा है, अंदर की ओर। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनटू दी पेज। किधर है, इनटू दी पेज, या फिर इनवर्ड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सेम तरीके से अगर कोई यहाँ पे पॉइंट पी होता, मान लो कि अगर मैं बोलता कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो तुम अपने राइट हैंड के थंब को रखते करंट के डायरेक्शन में। तो पी पॉइंट पे देखो कि कर्ल फिंगर ऐसे बाहर की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। क्लियर है, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है, यहाँ तक होप्स होगा तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना होगा तुम लोगों को। चल, आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने न्यूमेरिकल भी बताया था कि एक वायर है, दो वायर है, मल्टीपल वायर है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है। तो तुम किसी भी एक पॉइंट पे अगर लिखना चाहते हो तो डायरेक्शन के साथ लिखना। मान लो कि ऐसा समझो, एक और मैं एग्जांपल से रिकॉल कर देता हूँ चीजों को। जैसे मान लो कि एक वायर ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, और एक वायर ये नीचे आ रहा है, ठीक है, और तुमको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है किसी भी एक रीजन में। मान लो ये इनफाइनाइट वायर है और इसमें करंट जा रहा है आई, और इसमें भी करंट जा रहा है आई। ठीक है, अब मान लो कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कोई भी एक पॉइंट पी जो बिटवीन दिस वायर है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, r/2। इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये वायर 1 है और ये वायर 2 है। तो सबसे पहले तुम वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे एट पॉइंट पी, देन तुम लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर बी एट पॉइंट पी। मान लो कि जो वायर 1 है उसका मैग्नेटिक फील्ड है B1, और फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर। आर क्या, बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वायर। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, r/2। यहाँ पे r/2 डाल दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। अब मैंने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो तुमको डायरेक्शन को भी ध्यान रखना होगा। अब तुम देखो, राइट हैंड थंब रूल यूज करो। तो I1 करंट ऊपर जा रहा है, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की ओर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस। ठीक है, उसी तरह से तुम B2 लिखो। B2 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I2। अब तुम देखो, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, थंब नीचे है, ठीक है, और पी पॉइंट पे किधर जा रहा है, कर्ल फिंगर अंदर की ओर, तो ये भी इनटू द पेज होगा। अच्छा, सेम ही डिस्टेंस पे और सेम ही करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा तुम्हारा, म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर, और ये क्या हो जाएगा, इनटू द पेज। क्लियर है, तो बता बी नेट कितना हो जाएगा, बी नेट क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। ठीक है, डायरेक्शन के साथ ऐड करेंगे, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर दो। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर, और नेट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनटू द पेज। तो फाइनल आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर, और डायरेक्शन हो जाएगा इनटू द पेज। ठीक है,
होप सो यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा तुम्हें। ठीक है, इस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है। हो सकता है कि तुम्हें इस साइड पूछ दे, कोई मान लो कि पॉइंट यहाँ पे, कोई यहाँ पे पॉइंट है तुम्हारा क्यू, पूछ दे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, और ये तुमको डिस्टेंस दे दे कि यहाँ से मान लो कि डिस्टेंस दे देता है तुमको कि 2r है, और यहाँ से मान लो कि r है। तो सबसे पहले क्या करोगे, I1 के द्वारा यहाँ पे लिखोगे, तो ये किधर हो जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा अंदर की ओर। फिर I2 के द्वारा लिखोगे, ये किधर जाएगा, बाहर की ओर। दिख रहा है तुमको। और I2 का डिस्टेंस यहाँ से कम है, तो जो B2 होगा वो मैग्नीट्यूड में ज्यादा हो जाएगा। तो नेट क्या हो जाएगा, B2 माइनस B1, क्योंकि इस बार दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग। क्लियर है यहाँ तक। ये लास्ट क्लास का ही है जो इसको मैं रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज जो हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर पॉइंट। हेडिंग डालो, लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। ठीक है, अभी तक जो हमारा करंट फ्लो कर रहा था ना, करंट फ्लो कर रहा था एक स्ट्रेट वायर में। बट अब सोचो कि हमारा जो ये वायर को क्या किया किसी ने, कि ऐसे वायर लाया और इसको ऐसे घुमा दिया, और फिर ऐसे कर कैसे निकाल दिया। लो, एक लूप बन गया ना। ठीक है, तो किसी तरह का लूप बन सकता है। वो लूप हो सकता है कि स्क्वायर का शेप ले ले, हो सकता है कि एक रेक्टेंगल का शेप ले ले, हो सकता है कि एक सर्कल का शेप ले। तो बहुत तरह का स्पेशल केस होगा। ठीक है, तो वन ऑफ द स्पेशल केस जो हमें पढ़ना है वो कैसा है, सर्कुलर लूप। तो ऐसा समझो कि एक सर्कुलर लूप है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस करंट के द्वारा भी यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अच्छा देखो, तुम्हें ना इस सर्कुलर लूप के जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ एंड सिर्फ इसके सेंटर पे पढ़ना है। क्लियर है, इसके एक्सिस पे भी होता है बट तुम्हें वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो तुम्हें बेसिक सिंपल सा जानना है कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किधर की ओर होगा। क्लियर है, तो करना क्या, देखो मैं बता रहा हूँ, वापस से वही काम है। सबसे पहले हम डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे देख लो, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, फिलहाल इसको थोड़ा देर के लिए समझो, ये छोटा सा एक स्ट्रेट वायर समझो इसको। ठीक है, तो अगर तुम इस पॉइंट पे अपने थंब को रखोगे तो थंब किधर जा रहा है, राइट की ओर। तो कर्ल फिंगर को घुमाओ, तो कर्ल फिंगर कैसे घूमेगा तुम्हारा, देखो इस पॉइंट पे जो है ना, तुम्हारा कर्ल फिंगर कुछ ऐसे घूमे। समझ में आ रहा है, देखो क्या करना है, इस पॉइंट पे थंब को रखो और कर्ल फिंगर देखो कैसे घूम रहा है। तो कर्ल फिंगर ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन। मतलब ऐसा समझो कि लूप के अंदर जा रहा है और बाहर में लूप के बाहर आ रहा है। ठीक है, अब तुम हर एक पॉइंट पे देख सकते हो, मान लो करंट यहाँ पे है, अब हमें मुझे यहाँ पे देखना है। एट इस पॉइंट पे तुम अपने थंब को रखो, तो देखो इस पॉइंट पे अगर तुम थंब को रखोगे तो तुम्हारा कर्ल फिंगर किधर जा रहा है, अंदर की ओर, अंदर में अंदर जा रहा है, और इसके बाहर क्या आएगा, बाहर की ओर निकलेगा। तो यहाँ पे भी एक लूप बनेगा ऐसे। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा, अंदर से बाहर की ओर। तो बोलेगा सर कि लूप ही क्यों बना रहे हैं, तो तुमको बताया था मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो हमेशा क्लोज लूप बनाता है। क्लियर है, तुम उसी तरह से हर एक पॉइंट पे लिख सकते हो, किसी का मन हो तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे मान लो करंट थोड़ी देर के लिए इधर जा रहा है, इस डैश में अपने थंब को रखो तो देखो रिंग ऐसे बन रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम्हारा लूप ऐसे बने। ठीक है, अंदर की ओर जाएगा वैसे बाहर निकलेगा। ठीक है, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे अंदर की ओर जाएगा और ऐसे बाहर निकलेगा। अगर तुम हर एक पॉइंट पे देखो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लूप के अंदर जो है ना अंदर है, और लूप के बाहर जो है बाहर है। तो अगर तुमसे कोई पूछ देगा यहाँ पे कि ओवरऑल बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो ओवरऑल तुम ये बोलोगे कि लूप के अंदर है अंदर की ओर, और लूप के बाहर है बाहर की ओर। तो अगर मैं इसको एक डायग्राम से दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो मान लो कि ये लूप है हमारा और इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो तुम सब ने देखा कि लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर, और लूप के बाहर किधर है, बाहर की। मतलब क्या, कि यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, ऐसे अंदर जाएगा, अंदर से फिर यहां से ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे लूप बनाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है,
अगर यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तुम लोग को तो बता सकते। चलो बढ़िया। तो ये अभी मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात किया, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, मैं एक स्मार्ट सा तरीका बताता हूँ कि ओवरऑल तुम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बता सकते हो। सोचो कि जब सर्कुलर, एक तुम्हारा पहले क्या था, एक तुम्हारा था पहले स्ट्रेट वायर और इसमें करंट बह रहा है, तो करंट ऊपर जा रहा है, तो क्या करंट में डायरेक्शन बदल रहा है? नहीं। अगर करंट में डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो अब एक बात बताओ, तुम्हारे राइट हैंड में कौन है जो मूव कर रहा है? कर्ल फिंगर। और कौन है जो अपना डायरेक्शन नहीं बदल रहा है? थंब। तो यहाँ पे बताओ कि तुम्हारा करंट का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, तो थंब को हम किधर रखेंगे? करंट के डायरेक्शन में। तो फिर जो तुम्हारा कर्ल फिंगर घूमेगा ना, वही किसका डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि हमारा ऐसे होता था। याद करो। क्लियर है? ये डायरेक्शन बनता था, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारा करंट घूम रहा है, करंट घूम रहा है, ठीक है। अब तुम्हारा राइट हैंड में बताओ कौन सा पार्ट घूमेगा? कर्ल फिंगर या थंब? कर्ल फिंगर। अब क्या करो कि कर्ल फिंगर को अपने करंट के डायरेक्शन में रखो। कैसे घूम रहा है करंट? देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो थंब किधर जा रहा है? अंदर की ओर। इसका मतलब कि इनसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर की ओर। चलिए एक दूसरा और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो कि ये लूप है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब तुमको क्या करना है कि करंट के डायरेक्शन में, जिधर करंट रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में अपने कर्ल फिंगर को घुमाओ, ठीक है। तो कर्ल फिंगर को घुमाया, देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो थंब किधर जा रहा है? बाहर। तो ये जो थंब है ना, अंदर के बारे में बताएगा। तो इसका मतलब कि अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा बाहर निकल रहा है। जब अंदर में बाहर की ओर, तो बाहर में किधर होगा? अंदर की ओर, क्योंकि क्लोज लूप बनाना है ना। यहाँ से निकलेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे क्लोज लूप बनाएगा पूरा। रे समझ में आ रहा है? ये टेक्निक है डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए लूप में। बट तुम बेसिक मेथड ये भी फॉलो कर सकते हो, तो इससे तुमको हर एक पॉइंट पे चेक करने पड़ेगा, ठीक है। और ये तुमको एक ओवरऑल वैल्यू देता है। होप सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हम्म। चलो बढ़िया है। अब मान लो कि ये जो सर्कुलर लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा, हमने देख लिया कि किधर बनाएगा, क्या डायरेक्शन होगा। अब मुझे ये जानना है कि कितना बनाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए तुमको क्या करना है, देखो जो भी एक सर्कुलर लूप है, मान लो एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। और इसमें मान लो कि करंट आई फ्लो कर रहा है और इसका जो रेडियस है आर, ठीक है। तो ये सर्कुलर जो लूप है अपने सेंटर पे, कहां बात कर रहा हूं मैं? सेंटर पे, इधर उधर नहीं। यहां भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यहां भी बनाएगा, यहां भी बनाएगा। तो हम देखो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को नोट कर लो पहले। ये मान लो कि सी है, ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। तो मैं ए पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा मैं नहीं बता सकता हूँ। उसके लिए मतलब कैलकुलेट कर सकते हो तुम, बट उसके लिए तुमको मैथ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हायर ऑर्डर के मैथ चाहिए तुम्हें, जो कि फिलहाल तुम्हारे लेवल पे पॉसिबल नहीं है। बी पे भी तुम नहीं बता सकते हो, उसी तरह से डी पे और ई पे नहीं बता सकते। तो तुम कहाँ बता सकते हो? सी पे, सेंटर। क्योंकि सेंटर एक सिमेट्रिकल पॉइंट है ना। तो तुम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी होगा वो होता है तुम्हारा म्यू नॉट आई ओवर 2 टाइम ऑफ आर। ये है फॉर्मूला। कहाँ से आया? ये तुम्हारा बायो सावर्ट लॉ से आया, ठीक है। जब तुम इसका डेरिवेशन करोगे तो फाइनल आंसर ये होता है। तुमको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, तुमको फाइनली बस कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला एक बार वापस देख लो, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। क्लियर है यहाँ तक? होप तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग बनाओ और उसके बाद बताना कितना आंसर आ रहा है। नोट करो इसको फटाफट पहले। ये क्या है तुम्हारा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर, ठीक है। अच्छा एक चीज नोट करना, कभी कभी एक प्रॉब्लम आता है कि अभी क्या है ना कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लूप लिया है, एक ही वायर को ऐसे एक लूप में बनाया है, ठीक है। हो सकता है कि मैं मल्टीपल वायर रोटेट कर दूं इसमें, मतलब ऐसे वाइंड कर दूं। मतलब अभी यहाँ पे एक लूप है, मैंने एक लूप लिया, दो लूप ले लिया, तीन लूप, चार, पांच, ऐसे मान लो कि किसी ने एन लूप ले लिया। कितना ले लिया? एन लूप।
अब बताओ एक के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो बताओ n के द्वारा कितना हो जाएगा, क्या लिखोगे, b बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। बहुत बेसिक है कि भाई जब एक लूप था तो मैग्नेटिक फील्ड कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। जब दो लूप हो जाएगा तो 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तीन लूप होगा तो 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2r। उसी तरह से अगर एन लूप हुआ तो एन म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो वही लिख दिया मैंने, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। क्लियर है, ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, बढ़िया। चलो इसको नोट करो पहले। हम्म। चलो हो गया, चलो एक न्यूमेरिकल देता हूँ इससे, ठीक। मान लो एक सर्कुलर लूप है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। करंट इन लूप, मान लो तुम्हारा जो करंट है वो है 7 मिली एम्पियर। कितना फ्लो कर रहा है, 7 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और रेडियस ऑफ लूप वो तुम्हें दिया हुआ है, मान लो 2 पाई सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ, 2 पाई सेंटीमीटर। तुम्हें निकालना क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है। अच्छा एक चीज और ऐड ऑन कर लो इसमें, कि जो नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न मतलब क्या है, एन की वैल्यू, वो है तुम्हारा 200। अभी आगे चल के एक टर्म और आएगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जो कि हम सोलेनॉइड में देखेंगे, वो मैं बताऊंगा जब सोलेनॉइड पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इसको कैलकुलेट करो, बताओ कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एंड ऑल्सो अबाउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर होगा, ठीक है। हम्म, देखो बेसिक सा है, जस्ट सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। मैंने जस्ट बताया कि बी का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। क्लियर है, सबका वैल्यू डाल दो। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। इंटू में एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2000, इंटू आई। अच्छा आई देखो, आई दिया हुआ तुम्हारा मिली एम्पेयर में, 7 मिली एम्पेयर। तो मिली में क्या होता है, 10⁻³ ये करंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, 7 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, ठीक है। अपॉन रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया 2 पाई सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। तो जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एक फैक्टर क्या आ जाता है, 2 पाई इंटू 10⁻² मीटर। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ, 2 पाई इंटू 10⁻², ठीक है। देखो कैंसिल हो रहा है कुछ, 2 पाई 4 पाई मतलब 2 हो गया। ये देखो पावर 2 है, पावर 3 है, तो इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो गया तो पावर 7 और एक पावर माइनस, तो पावर -8 हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 2 इंटू 4, तो 4 और 7 कितना हो जाएगा, 28 इंटू, देखो 10⁻⁻7 यहाँ था, इंटू यहाँ कितना 10⁻³ है, 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये बच जाएगा 10⁻3, ठीक है। और ये हो गया 10⁻⁻1। सबका बेस सेम है, ऐड कर दो, देखो सबका बेस 10 है, -7 3 -4 और एक -5। तो देखो इसको लिखने का दो तरीका है, चाहे तो तुम ऐसे लिख सकते हो 2.8 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। कैसे कर दिया मैं, एक
0 से 10 नीचे ले गया और इसको डिवाइड कर दिया तो क्या होगा 2.8। या फिर तुम सेम चीज को ऐसे लिख सकते हो, जो कि बहुत सारे ऑप्शन, जनरली जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का जो जो भी कैलकुलेशन होता है ना, उसका जो आंसर है तो वो माइक्रो टेस्ला में ही होता है। ठीक है, एक काम करो, अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या है 28 × 10⁻⁵। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 से अगर तुम डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁶। और ये हो जाएगा 280 × 10⁻⁶। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 280 माइक्रो टेस्ला। या फिर तुम मिली टेस्ला में भी लिख सकते हो। मिली टेस्ला में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जीरो को 3 जीरो को डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 0.28 मिली टेस्ला। तो तुम सबको क्या उसको बोलते हैं, कन्वर्ट करना सीख लेना। ठीक है, मतलब अभी कोई भी कंफ्यूजन तो पूछ सकते। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर हैविंग एन। देखो इसमें एक और क्वेश्चन जो बनता है वो कैसा बनता है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि तुमको कंप्लीट लूप नहीं देगा। ठीक है, मतलब कुछ एक ऐसा देखो, हाफ लूप दे दे, क्वार्टर लूप दे दे, या फिर किसी एक एंगल पे दे दे, ऐसा पूछ दे मान लो तुमसे कि मान लो कि करंट, ऐसा समझो कि वायर ऐसे आया और ऐसे आया, आधा सेमी सर्कल लूप बना चला गया। ठीक है, तो तुम चलो, अगर ये तो सेमी इनफाइनाइट है, ये तुमको पढ़ना है नहीं, बट इसका तुमसे अगर पूछ सकता है इसके द्वारा कितना होगा मैग्नेटिक लूप। अब ये तो कंप्लीट लूप है नहीं, कंप्लीट लूप के लिए तो मैंने बताया नहीं तुम्हें। ठीक है, तो देखो करना क्या है, इसका बहुत ही बेसिक सा आंसर है। देखो, जब अगर कंप्लीट लूप होता, ठीक है, कंप्लीट लूप होता तो थीटा कितना होता तुम्हारा 360 डिग्री। और कंप्लीट लूप के लिए क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्लियर है, कंप्लीट लूप के लिए। ठीक है, एलिमेंट्री मेथड लगाओ कि जब थीटा बराबर 360 डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो बताओ 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा। अच्छा, 360 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 पाई रेडियन में, पाई कितना होता है 180। ठीक है, इसको देखो ऐसा समझो, इसको क्या कर दिया 2 पाई। देखो जब कंप्लीट हुआ मतलब 2 पाई डिग्री, 2 पाई रेडियन, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बताओ 1 के लिए क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो थीटा के लिए कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 2r, सॉरी पाई था यहाँ पे कितना था 2 पाई। ठीक है, 2 पाई के लिए इतना, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई से डिवाइड कर दोगे, क्या हो जाएगा 2 पाई। फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई r। ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि कोई एक ऐसा सेक्टर बनाओ। ठीक है, करंट सिर्फ इतना ही लूप में फ्लो कर रहे हैं और ये एंगल दिया हुआ तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, और मान लो इसमें करंट दिया हुआ है आई और इसका रेडियस दिया हुआ है तुमको मान लो r। अब इसके वजह से तुमको इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई r। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो एंगल है ना वो तुम्हारा डिग्री में है, तो तुमको यहाँ पे भी पाई को किस में यूज करना होगा डिग्री में। अगर यहाँ पे एंगल रेडियन में है तो तुमको इसको भी किस में यूज करना होगा रेडियन में। ठीक है, तो तुम देखो कंफ्यूजन ना, उसके लिए क्या कर देना, ये फॉर्मूला कब यूज करना व्हेन थीटा इज इन रेडियन, वरना बी बराबर क्या लिखोगे म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई 4r, और पाई को क्या लिख दोगे 180 डिग्री। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे जब तुमको थीटा किस में दिया हुआ है डिग्री में। तो बहुत इजी कन्वर्जन था कि पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री बस। तो अब बताओ यहाँ पे थीटा किस में दिया हुआ है डिग्री में, तो तुम डिग्री में डाल दो। देखो b बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई दिया हुआ है तुम्हारा, थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री डिवाइड बाई 4, r भी दिया हुआ है और यहाँ पे कितना लिख दूंगा 180 डिग्री। देखो कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में।
तो जो फाइनल आंसर होगा तुम्हारा होगा म्यू नॉट आई अपॉन 24 आर। आई का वैल्यू दिया जाएगा, आर का वैल्यू दिया जाएगा, तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा, ये देखो। हम्म। चल, तो हमने सर्कुलर लूप देख लिया। अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है तुम्हारा सोलेनॉइड। ओके, तो हेडिंग डालो, लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है, कि एक सोलेनॉइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। पर उससे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि सोलेनॉइड होता क्या है सर, कैसे बनता है सोलेनॉइड। देखो होता क्या, देखो मैं बता रहा हूँ। मान लो कि जैसे ये पेन है, ठीक है, एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड ले लो। ठीक है, क्या लेना है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड। ठीक है, ऐसा समझो, ये एक नॉन कंडक्टिंग ऐसा एक रॉड है। ठीक है, किसी भी शेप का हो सकता है, मैंने सिलेंड्रिकल रखा है। तुम इसका स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब एक तरह से क्यूबॉइड बन जाएगा विथ लार्जर लेंथ। ठीक है, अब तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे तुमने फैन में देखा होगा घर पे, कभी भी तुमको अगर फैन को अगर ओपन करके देखोगे या कभी भी ऐसा देखा होगा, तो उसमें कॉइलिंग किया जाता है। कॉइलिंग क्या होता है कि एक वायर होता है नाइक्रोम का, उसको ऐसे लपेटा जाता है इसमें। ठीक है, तो तुम ऐसा समझो कि इस वायर को ऐसे थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लो कि ये वायर है, देखो ये मान लो ये वायर है, अब इसको मैं इसमें ऐसे लपेट रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लपेट दिया मैं। ऐसे जब इसको मैक्सिमम टाइम ऐसे लपेट दूंगा तो क्या बनेगा, एक एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा ना। सोचो कैसा बनेगा, देखो मैंने क्या किया, एक वायर ऐसे लपेटा। क्लियर है? ऐसा ही कुछ बनेगा। ये देखो बैक साइड से आ रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है तुमको। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि एक नॉन कंडक्टिंग रॉड है और उस पर मैंने एक स्प्रिंग को ऐसे लपेट दिया, मतलब एक वायर को लपेट दिया एक तरह से। ठीक है, बट एक चीज याद रखना कि ये जो वायर मैं वाइंडिंग कर रहा हूँ इसमें, ये तुम्हारा लेमिनेटेड होना चाहिए, मतलब ओपन वायर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दोनों ऐसे दूसरे पे टच कर रहा है और कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और उसकी वजह से वो हीटिंग इफेक्ट का इशू आ रहा है इसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हम वायर इस पे डालेंगे ना, वो बेसिकली लेमिनेटेड होता है। ठीक है, क्या लिखूंगा इसमें, लेमिनेटेड वायर अराउंड सिलेंड्रिकल नॉन कंडक्टिंग रॉड। ठीक है, अब मैं बार बार ऐसे नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं इस जो रॉड है ना, इसके पास सहारा लिया हूं इसको लपेटने के लिए। बट तुम सोचो कि जब मैं इसका फाइनल ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, ये एक स्प्रिंग की तरह। तो मैं यही बनाने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। तो बेसिकली अगर तुम, ऐसा घबराना नहीं है इसको देख के, तुम सोचो तो हो क्या रहा है कि एक सर्कुलर लूप लिया ऐसा लपेट दिया, ऐसा समझो। अगर तुम छोटे से टुकड़े के लोग यहाँ से यहाँ तक का, एक सर्कुलर ही लूप तो है ये। तो ऐसा ऐसा सर्कुलर लूप ढेर सारा लपेट दिया मैं। क्या मैं एक के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं जानता हूँ? जानता हूँ। तो क्या इन सबके द्वारा नहीं बना सकते हैं? आराम से बना सकते हैं। बट हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि पहले जो हम सर्कल लपेट रहे थे ना लूप में, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर लपेट रहे थे। बट अब क्या कर रहे हैं कि हम लूप को ऐसे हेलिकल बना रहे हैं ऐसे। तो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो हर एक लूप का सेंटर अलग है। ठीक है, बट यहाँ पे हर एक लूप का सेंटर क्या था, सेम। इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे बस जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिखा था वो क्या लिख दिया था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, डायरेक्ट लिख दिया था।
बट यहां पे नहीं लिख सकते, ऑल्दो सारे लूप का रेडियस क्या है, सेम, ठीक है, बट अलग अलग है, इसके पास इधर बनेगा, इसके पास इधर बनेगा। अच्छा, इसमें हम डायरेक्शन भी देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो वापस से वही तरीका है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। देखो मैं बता रहा हूं, करना क्या है, लूप बनाओ ऐसे, ठीक है, मान लो कि इस लूप में करंट ऐसे जा रहा है, क्लियर है, करंट ऐसे गया, ठीक है, तुमको क्या करना, देखो कॉमन सी बात है कि यहाँ पे करंट हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि जब करंट चेंज करे तो कर्ल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखो, और जिस डायरेक्शन में चेंज कर रहा है उस डायरेक्शन में रखो। तुम ही बताओ किधर चेंज कर रहा है, देखो ऐसे, तो कर्ल फिंगर को ऐसे रखा मैं, तो मेरा थंब किधर जा रहा है, इधर की ओर। इसका मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर की ओर, किधर है, इधर की ओर। अब तुम सब जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना हमेशा क्या बनाता है, क्लोज लूप। अगर यहां से निकला है इसका मतलब ये ऐसे जाएगा और वापस आकर टर्मिनेट करेगा। कॉमन सी बात है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हमेशा क्या बनाता है, क्लोज लूप। अगर क्लोज लूप बनाता है, एक जगह से अगर वो निकला है तो क्या दूसरी जगह पे आकर टर्मिनेट नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो यहां से ऐसे निकला और ऐसे आया, टर्मिनेट किया, ऐसे निकला, ऐसे आएगा, टर्मिनेट करेगा, ठीक है। ये देखो अभी मैं तुमको रफ सा डायग्राम दे रहा हूं, ठीक है। सोलेनॉइड में भी दो केस होगा, एक जो हम लोग रियल सोलेनॉइड पढ़ेंगे और एक जो आइडियल सोलेनॉइड पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं ना आइडियल केस, जैसे कि आइडियल स्प्रिंग होता है, आइडियल स्ट्रिंग होता है। तो आइडियल स्ट्रिंग को क्या मानते हैं, मासलेस, ठीक है ना। जैसे आइडियल पुल्ली होता है, आइडियल पुल्ली को भी क्या मानते हैं हम लोग, मासलेस और फ्रिक्शनलेस। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे। फिलहाल मैं तुमको रफली इसे समझा रहा हूँ कि बनेगा कैसे, ठीक है। जो सबसे पहला केस हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रियल सोलेनॉइड। रियल मतलब रियल है, उसमें मैंने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत लंबा है या फिर इसका डायमीटर बहुत कम है या फिर डायमीटर बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। रियल सोलेनॉइड है, बट डायरेक्शन निकालने का भी तरीका वही है। तो देखो होगा क्या कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा और इधर से आकर ऐसे टर्मिनेट करेगा, ठीक है। यहां पे भी ऐसे निकलेगा और यहां से आकर से टर्मिनेट करेगा, फिर यहां से ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, फिर यहां से ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, क्लियर है। ये कौन सा सोलेनॉइड हो गया, रियल सोलेनॉइड, क्लियर है। यहाँ पे बेसिकली रियल रियल सोलेनॉइड में क्या हो रहा है कि अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अंदर में, ये तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म बताया था, याद करो, ऐसा एक लाइन, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, ऐसा। तो देखो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम है। यूनिफॉर्म क्या होता है, सीधा, ऐसा समझो कि एक यूनिट एरिया लूं तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वही है और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम ही है। ऐसे रीजन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा रियल वाले केस में वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। तो अगर तुमको रियल सोलेनॉइड के लिए बनाने के लिए आएगा तो तुम ऐसे बना सकते हो, क्लियर है। बट तुम्हारे पेपर में जो पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड वो होगा आइडियल, ठीक है। इसका भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला कुछ और होता है इसका। अच्छा, कैसे निकालेंगे, वापस से वही बायो सावर्ट लॉ, या फिर एक और लॉ पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पेयर लूप लॉ, जो कि तुमको अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 12 में, तो जब तुम जाओगे ना तब उस वक्त पढ़ना है तुमको, ठीक है। तो हम आइडियल सोलेनॉइड का तुमको मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे कि कितना होता है, ठीक है। अब तुम ही बताओ कि अगर मैं इस सोलेनॉइड को आइडियल बनाना चाहूं तो क्या करूंगा। तो आइडियल जो सोलेनॉइड होता है तुम्हारा, आइडियल सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड में जैसे ये देखो, ये इस सोलेनॉइड का क्या है, डायमीटर, ये क्या है इसका, डायमीटर डी, और ये क्या है सोलेनॉइड का, लेंथ, क्या है, लेंथ। तो आइडियल सोलेनॉइड में क्या होता है कि ये जो लेंथ है ना उस डायमीटर से बहुत बड़ा होता है। तो जब भी मैं ऐसा कुछ कैलकुलेशन करेंगे
तो कहीं ऐसा टर्म आएगा d/l, तो d बहुत छोटा है और l क्या है, बहुत बड़ा, ये नियरली अबाउट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये ऐसा हम लोग एजम्पशन लेते हैं, मैक्सिमम टाइम तुमने और भी जगह देखा होगा ऐसा एजम्पशन लेते हो। क्लियर है? तो आइडियल सोलेनोइड फिर कैसा हो गया, बनेगा वैसा ही डायग्राम, कुछ अलग नहीं बन रहा है, बनाओगे तुम ऐसा ही, ऐसा। मतलब समझ में आ रहा है कि लेंथ जो है इसका और इसका जो डायमीटर है, ये जो लेंथ है ये l, और जो इसका ये डायमीटर है जो d, ये l बहुत बड़ा होगा और ये जो d होगा क्या, बहुत ही छोटा होगा, इसलिए ये कैसा सोलेनोइड होगा, आइडियल। आइडियल सोलेनोइड में हो क्या जाता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर होगा वो यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्म। लेंथ बहुत ज्यादा होने की वजह से ये जो फील्ड है ना यूनिफॉर्म बन जाता है। क्लियर है? अच्छा, अभी भी वही होगा कि मान लो कि करंट ऐसे फ्लो किया तो यहाँ से निकलेगा, ये वापस यहाँ पे मर्ज करेगा, यहाँ पे ऐसे निकलेगा तो वापस हमेशा मर्ज करेगा। हाँ, बाहर में नॉन यूनिफॉर्म ही है, बाहर में नॉन यूनिफॉर्म है, बट अंदर में कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म। क्लियर है? जो कि तुम्हारा रियल सोलेनोइड में नहीं था। ठीक है। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ लगभग लगभग बार मैग्नेट जैसा नहीं है, समझ में आ रहा है? तो तुम याद कर सकते हो ऐसे कि सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो लगभग बार मैग्नेट जैसा दिखता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके अंदर में कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैं वो भी बताऊंगा तुझे। उसके लिए देखो तुमको क्या करना है, एक टर्म समझना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। इसका क्या मतलब है, मान लो कि मैंने इस नॉन कंडक्टिंग रॉड पे वाइंडिंग किया, एक टर्न, दो टर्न, तीन, चार, पांच, छह, ऐसा टर्न करते करते मैंने एन टर्न वाइंडिंग कर दिया। कितना, एन। ऐसा समझो कि यहां से यहां मैंने कितना टर्न वाइंडिंग कर दिया है, एन। ये क्या हो जाएगा, एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न। और ये क्या, टोटल लेंथ। तो ये जो स्मॉल एन होता है ना वो होता है कैपिटल एन अपॉन एल, मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। नाम से समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? एन क्या था बेसिकली हमारा यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न, और एल क्या है हमारा यहाँ पे, लेंथ। तो देखो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? ठीक है। अगर तुम एन जान गए, अब अगर तुमको इसके सेंटर पे मतलब इसके इनसाइड में क्या लिखना है, अंदर की ओर, क्योंकि अंदर में थ्रू आउट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म, हर जगह सेम है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड। ठीक है, जनरली तुम्हारे कोर्स में कैसा सोलेनोइड है, आइडियल सोलेनोइड। तो जब भी तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, तो तुमको ये मान के चलना है कि वो कैसा सोलेनोइड की बात कर रहा है, आइडियल सोलेनोइड की। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है B बराबर, वो होता है तुम्हारा म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट, एन क्या, स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है, करंट इन दैट सोलेनोइड। क्लियर है? चलो लिख लो यहाँ पे, एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल। एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है यहाँ से, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन लेंथ एल। तो तुम बोलोगे कि सर आप यही क्यों नहीं लिख दिए, तो बहुत बार क्या होगा ना कि तुमको एग्जाम में ये एन और एल दो डिफरेंट टर्म्स नहीं दिया जाएगा, तुमको सिर्फ ये बोल दिया जाएगा कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज दिस। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा तुम सोचो, कॉमन सी बात है, एन बराबर क्या लिख देंगे, ऐसा मान लो कि 200 टर्न पर मीटर। भाई लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और एन क्या है, टर्न, ये तुमको दे दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर तुमको कैपिटल एन और एल का वैल्यू दे तो तुम स्मॉल एन का वैल्यू निकाल सकते। क्लियर है यहाँ तक? एक न्यूमेरिकल करते हैं इससे, फिर क्लियर हो जाए। तब चलो तब तक छापो इसको, कॉपी करो।
हम्म चलो न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है। हम्म मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया जाए तुमसे कि एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड जिसमें कि एन मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट जो लेंथ है वो है तुम्हारा 2000 टर्न पर सेंटीमीटर। याद रखना दिमाग में कि जो लेंथ का जो एस आई यूनिट है ना वो मीटर होता है, बट तुमको यहाँ पे यूनिट क्या दिया हुआ, सेंटीमीटर। तो पहला प्राइमरी टास्क क्या होगा, यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर। क्लियर है। उसके बाद करेंट इन दिस सोलेनोइड आई बराबर मान लो 7 एम्पियर है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। ठीक है। बहुत बेसिक से है, सिंपल फॉर्मूला बेस है। बी का क्या वैल्यू होता है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तुम जानते हो। अच्छा एन का वैल्यू दे रखा हूं मैं, बट उसको कन्वर्ट किस में करना है, एस आई यूनिट में, और आई का भी वैल्यू दे रखा हूं। ठीक है। तो सबसे पहले इस एन को कन्वर्ट करते हैं। देखो ये एन क्या लिखा हुआ है, 200 टर्न पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में, है ना। तो इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। अब तुम बताओ कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में देखो, तुम लोग रिवर्स सोचते हो एक्चुअली। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 100, सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो बताओ 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर, दैट इज 10⁻⁻² मीटर। इतना तो तुम लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि इतना कर सकते हो। ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 2000 अपॉन 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻²मीटर। जब ये -2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2000, और 2 जीरो और ऊपर चला जाएगा तो 2 जीरो और ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा, टर्न पर मीटर। क्लियर। इसको 10 टू द पावर में कन्वर्ट कर दो, टोटल कितना जीरो हो गया, 5। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 10⁻5 टर्न पर मीटर। क्या मैं एन का वैल्यू निकाल लिया, हाँ। और एन का जो वैल्यू हमारा कौन सा सिस्टम आ गया, एस आई यूनिट में आ गया। तो बताओ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डाल दो इसमें। म्यू नॉट का वैल्यू क्या है, 4 पाई × 10⁻⁻7। स्मॉल एन का वैल्यू आ गया 2 × 10⁻+5, और आई का वैल्यू आ गया कितना है, 7 एम्पियर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। देखो एक तो पहले पावर को सॉल्व करो, पावर -7 माइनस, सॉरी -7 + 5 कितना हो जाएगा, -2। कितना हो जाएगा, 4 पाई × 2 × 7 × 10⁻²। ये जो कितना हो जाएगा, 8। अच्छा पाई कन्वर्ट ही कर देता हूं, देखो पाई इंटू, सॉरी 4 × 22/7 × 2 × 7 × 10⁻²। कैंसिल हो रहा 7 से 7। ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 8, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8, तो 16, 16 और 1 17, यही होगा ना। देखो 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 इंटू 10⁻²। ये आ जाएगा तुम्हारा 1.76, और यूनिट क्या होता है, yes। समझ में आया, होप सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन ना हो। कहीं भी अगर डाउट हो तो पूछ लो हमसे। हम्म ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड। ओके।
तो हमने मैग्नेटिक फील्ड किसका किसका पढ़ा? एक पढ़ा इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसका वैल्यू क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर एट एनी डिस्टेंस आर फ्रॉम दी वायर। ठीक। फिर हमने पढ़ा ड्यू टू सर्कुलर लूप, अगर उस लूप में n टर्न हो, कैपिटल N, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू होता है? म्यू नॉट कैपिटल N आई अपॉन 2 आर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, जिसमें n क्या है? स्मॉल n, जिसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इसमें याद रखना कि बहुत बार तुमको कंफ्यूज करने के लिए ये जो n की वैल्यू है ना, वो तुमको सेंटीमीटर में दे दिया जाएगा, कि जैसे मैंने अभी इस एग्जांपल में दिया था 2000 टर्न पर सेंटीमीटर, तो तुमको किस में कन्वर्ट करना होगा इसको? मीटर में। देखो अगर मीटर में दिया है तो अब तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर सेंटीमीटर में दिया है या फिर कभी मिलीमीटर में दे दे तो तुमको कन्वर्ट करने आना चाहिए। यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर। क्लियर है? कॉपी करो इसको फटाफट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल कैलकुलेट करना हमने सीख लिया, इससे ज्यादा है नहीं हमारे कोर्स में। जैसे आगे चलकर तुम पढ़ोगे और कि जैसे मान लो कोई एक सर्कुलर लूप है तो उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एक बहुत शानदार सा वैल्यू आता है। ठीक है, तो तुम्हें इस एग्जाम में नहीं पूछेगा जनरली, और इससे पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम लेंगे एक नया, क्या पहले भी तुम लोग को बहुत बार बता चुका हूं मैं, एक थोड़ा सा कंसेप्ट आज के लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं एरिया। तुम बोलोगे सर क्या बात है, मैथ पढ़ाने लगे आप? तो मैथ नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, बेसिकली जो एरिया है ना, तुमसे अगर पूछा जाए कि बताओ एरिया कैसा क्वांटिटी है, इज इट स्केलर और वेक्टर? इज इट स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? देखो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो तुम हो ना स्केलर ही बोलोगे, और उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ठीक है, जब तुम आगे चल के वेक्टर अलजेब्रा पढ़ोगे, जो कि मैंने तुमको बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तभी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है जब वो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाता। जैसे एग्जांपल क्या था? करंट, करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है कि इधर से 2 एम्पेयर करंट आया, इधर से 3 एम्पेयर करंट आया, तो मिलकर 5 एम्पेयर हो जाएगा। इट डजेंट मैटर कि वो दोनों वायर कितने एंगल पे है। ठीक है, बट वेक्टर में एंगल भी मैटर करता है। ठीक है, तो तुमको मैं बता दूं कि जो एरिया है ना, एरिया ये होता है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? अब तुम बोलोगे कि सर ठीक है, आप बोल रहे हैं कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर बताइए इसका डायरेक्शन किधर लूं मैं? अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगा ना। तो मैं इसलिए पढ़ा भी रहा हूं तुमको कि एक वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है, इसका मतलब एरिया में डायरेक्शन है, तो मैं किधर डायरेक्शन लूं उसका? समझने के लिए देखो, मान लो कि एक पेपर है मेरे पास, ये सब जैसे ये सीट। ठीक है, इसका कुछ एरिया होगा, कुछ लेंथ दिया हुआ और कुछ ब्रेथ दिया हुआ है। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, यही क्या कहलाएगा? इसका एरिया। तो आपने बोला कि सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर इसका डायरेक्शन किधर लूं मैं? ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन है ना, तुम एक वैसा लाइन लोगे जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो। जैसे ये पूरा प्लेन है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन ये हो सकता है, और या फिर एक डायरेक्शन अंदर की ओर भी हो सकता है। ऐसा होगा ना, देखो चाहे तो डायरेक्शन इधर का ले लो, चाहे तो डायरेक्शन इधर का ले लो। ठीक है, तो इसमें दो डायरेक्शन ले सकते हो। देखो तुम्हें क्या करना है कि अगर मान लो तुम कभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो तुम अगर एक डायरेक्शन चूज कर लिया कि चलो ठीक है मैं इसका एरिया आउट ऑफ द पेज लेता हूं, तो तुम थ्रू आउट द न्यूमेरिकल आउट ऑफ द पेज पे ही रहना। ऐसा नहीं कि अभी मैंने आउट ऑफ द पेज ले लिया,
मेरा मन बदल गया, अब मैं इन ऑफ द पेज लूंगा, ऐसा नहीं है। क्लियर है ना? जैसे याद करो कि इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लोग सॉल्व करते थे, ठीक है, तो मैंने बोला था ना कि कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले, ठीक है, जैसे कि तुम v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, इसमें कुछ वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने बोला था तुमको एक डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा। और कोई जरूरी नहीं है कि तुम ऊपर को ही प्लस लो या नीचे को ही प्लस लो, किसी भी एक डायरेक्शन को प्लस ले सकते हो, और थ्रू आउट द प्रॉब्लम उसी चीज पे टिके रहना है। याद होगा ना तुमको मैं बोलता था कि एक ब्लॉक ऊपर फेंक दिया, तो चलो ऊपर को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो अपने आप नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है? सेम चीज यहाँ पे करना है। अगर तुमने एक डायरेक्शन को कंसिडर कर लिया तो थ्रू आउट द प्रॉब्लम तुमको उसी डायरेक्शन को लेकर चलना है। क्लियर है? चलो ठीक है, तो हमने देख लिया कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, मैं बता रहा हूं, जैसे देखो, ऐसे ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, और ये है तुम्हारा जेड एक्सिस। अब मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास एक सर्कुलर लूप है या फिर सर्कुलर प्लेट है, ऐसा समझो, ठीक है, ये है तुम्हारे पास, और वो रखा हुआ तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में। किस में है? एक्स वाई प्लेन, ऐसा समझो। ठीक है, मैंने एक प्लेट ले लिया ऐसा, अब मैंने बोला कि तुम इसका एरिया निकालो, तो एरिया तो निकाल सकते हो, सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर होगा एरिया। मैग्नीट्यूड निकालना प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे लिए, प्रॉब्लम क्या है? डायरेक्शन। तुम सोचो कि इस ये जो बोर्ड है ना, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में है। अब मैं बोलता हूँ तुमको इसका एरिया वेक्टर लिखना है, तो मैंने क्या बोला कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो चाहे तो ये बाहर की ओर आएगा, चाहे तो ये अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बाहर वाला लाइन क्या होगा? जेड एक्सिस। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा? अलोंग जेड एक्सिस। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा? अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर है? और जेड एक्सिस को हम लोग क्या लिखते हैं बताओ? आई कैप, जे कैप और के कैप। तो प्लस माइनस, अगर यूनिट वेक्टर लिखना चाहता हूं मैं, प्लस माइनस क्यों लिखा? कि माइनस के कैप भी हो सकता है, मतलब माइनस जेड एक्सिस भी हो सकता है, और प्लस भी हो सकता है, बट थ्रू आउट द प्रॉब्लम तुमको किसी एक डायरेक्शन में कंसिडर करना है और उसी पे स्टिक रखना है तुमको, ठीक है। मतलब जो तुमने मान लिया उसी डायरेक्शन पे अटल रहो, बदलना नहीं है बीच में, ठीक है। बोलोगे सर आपने ये क्यों पढ़ा रहे हैं बीच में? तो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है बट उसकी उतनी जरूरत नहीं थी तुम्हें, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना है, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद हम क्या पढ़ेंगे? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो बेसिकली फ्लक्स से ही रिलेटेड है, और फ्लक्स डिफाइन ही होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया से। तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिटेल में देखेंगे। इसीलिए मैंने तुमको आज थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया एरिया के बारे में। थ्रू आउट अभी मैं तुमको कैलकुलेट भी करवा सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? मान लो मैंने क्या बोला कि एक सर्कुलर लूप है जिसका मान लो कि रेडियस है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया वेक्टर, फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले एरिया जो ए होगा वो क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका एक यूनिट वेक्टर, और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में प्लेन किस जो लूप है या जो प्लेट है वो किस में रखा हुआ है? एक्स वाई प्लेन में। तो इसका एरिया वेक्टर क्या है? प्लस माइनस के कैप। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस के कैप। और ये एक क्या है? एरिया। तुम सब जानते हो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो डालो, पाई के क्या हो जाएगा? 22/7। आर सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा? 7/10, सॉरी 7/100 मीटर। क्या हो जाएगा? 7/100 मीटर का स्क्वायर।
ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ये क्या आ जाएगा देखो, 22/7, 7/7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 14, 14 15 154, और ये हो जाएगा 10⁻4, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻4, ठीक है, या फिर 1.54 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं कंप्लीट एरिया वेक्टर लिखना सिखाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर प्लस माइनस 1.54 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर के कैप। मतलब ये एरिया का वैल्यू हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब 1.54 इंटू 10⁻⁻2, और के कैप मतलब प्लस माइनस के कैप क्या हो गया इसका डायरेक्शन। क्लियर है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। तुमको देखो एरिया वेक्टर से और भी कैलकुलेशन मतलब और भी तुमको बताया जा सकता है, या और भी चीजें कैलकुलेट करवाया जा सकता है कि एरिया होता क्या है एक्चुअली, एरिया का फॉर्मूला क्या है, कि मतलब ए क्रॉस बी जो तुम लिखते हो वो एरिया दिया जाता है, तो वो सब उतना डिटेल में नहीं जाना है तुमको। तुमको बस बेसिक डायरेक्शन से मतलब है, तुमको डायरेक्शन लिखने आना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ऐसा कॉम्प्लेक्स वेक्टर फॉर्म में नहीं जाना। जब तुम 11th 12th में जाओगे, जब तुमको गॉस लॉ पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे तुमको ये चीज़ें यूज होता है, तो वहाँ पे तुमको एरिया वेक्टर बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और तुमको मल्टीपल न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसको कैलकुलेट करने। तो हम फिलहाल वही पढ़ेंगे जितना से मेरा काम बन जाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं तक कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।